है। सेठ जी, गरीब आदमी हूँ। इतनी बड़ी दुनिया में यही एक सहारा है मेरा। कहीं और जाऊंगा तो भूखे मर जाएंगे हम। मैं तुझे पूरे 7 दिन का टाइम देता हूं, और अगर 7 दिन बाद भी तू यहां दिखा ना, तो आकर तेरा ये पूरा सामान नदी में फेंकवा दूंगा। फिर दोनों कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। कार के जाते ही फिर से धूल का बड़ा गुबार उड़ने लगता है। शाम का वक्त हो चुका था। सूरज धीरे धीरे नदी के पीछे डूब रहा था और आसमान लाल रंग में बदल चुका था। पिताजी, अगर हम यहाँ से चले गए तो फिर ठेला कहाँ लगाएंगे? पता नहीं बेटा, गरीब आदमी का अपना कुछ नहीं होता। जहाँ 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही उसकी जगह बन जाती है। लेकिन मुझे तो ये जगह बहुत पसंद है। यहाँ नदी है, ठंडी हवा आती है और लोग भी आपके मटन की बहुत तारीफ करते हैं। रमेश हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। इतने में दूर से मोटरसाइकिल की तेज आवाज सुनाई देती है। कुछ ही सेकंड बाद एक आदमी बाइक रोककर रमेश के ठेले के सामने आ जाता है। भाई साहब, कुछ खाने को मिल जाएगा क्या? सुबह से रास्ते में हूं, आगे दूर दूर तक कोई दुकान नहीं मिली। साहब, आज का काम खत्म हो गया। सब सामान पैक कर दिया है। अरे भाई, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और तुम बोल रहे हो कुछ नहीं बचा? थोड़ा बहुत तो होगा ही। सच कह रहा हूँ साहब, सब खत्म हो चुका है। पिताजी का मटन बहुत स्वादिष्ट होता है। अच्छा, तो फिर आज मुझे भी चखना पड़ेगा। देखो भाई, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ भी बना दो। रमेश कुछ पल तक उस आदमी का चेहरा देखता रहा। उसकी हालत देखकर रमेश का दिल पसीज गया। ठीक है साहब, आप बैठ जाइए। गरीब आदमी भूखा जाए ये अच्छा नहीं लगता। रमेश ने फिर से चूल्हा जलाया, कढ़ाई में तेल डाला, प्याज और मसाले डाले। कुछ ही सेकंड में मसालों की खुशबू पूरे माहौल में फैल गई। आदमी खुश होकर बोला, वाह भाई, खुशबू से ही पता चल रहा है कि खाना दिल से बनता है। थोड़ी देर बाद रमेश गर्मा गर्म मटन और रोटियां प्लेट में रखकर आदमी के सामने रख देता है। आदमी पहला निवाला खाता है और तुरंत उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। ये तो कमाल का मटन है भाई। ऐसा स्वाद मैंने बड़े बड़े होटलों और ढाबों में भी नहीं खाया। सच बताऊं रमेश, तुम्हें तो किसी बड़े होटल या रिसोर्ट में होना चाहिए था। वहां लोग तुम्हारे खाने के लिए लाइन लगाते। रिसोर्ट? ये शब्द सुनते ही रमेश का चेहरा अचानक उतर गया। उसकी आंखों की चमक गायब हो गई। क्या हुआ भाई, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? नहीं साहब, बस किस्मत का मजाक याद आ गया। मतलब? कुछ दिनों बाद यहाँ एक बड़ा रिसोर्ट बनने वाला है। जिस जमीन पर मेरा ठेला लगा है उस इलाके के बड़े सेठ हरगू ने खरीद लिया है। उसने हमें यहाँ से हटने के लिए सिर्फ 7 दिन दिए हैं। क्या? और तुमने कुछ कहा नहीं? गरीब आदमी की आवाज कौन सुनता है साहब। हम लोग तो बस मेहनत कर सकते हैं, लड़ नहीं सकते। अगर ठेला हट गया तो माँ की दवाई कैसे आएगी? आदमी पहली बार ध्यान से गुड्डी की तरफ दिखने लगा। तुम्हारी माँ बीमार है? हाँ, बहुत ज्यादा। तो तुम उस सेठ से डरते हो? डरता मैं किसी से नहीं हूं साहब, लेकिन बीवी बच्चों की जिम्मेदारी इंसान को चुप रहना सिखा देती है। गरीब आदमी अगर लड़ने निकले ना तो सबसे पहले उसका घर। जानते हो रमेश, कभी कभी इंसान को खुद नहीं पता होता कि उसके सामने कौन खड़ा है। फिर वो मोटरसाइकिल पर बैठ गया। जाते जाते रात हो चुकी थी। बाजार की ज्यादातर दुकानें बंद होने लगी थी। सड़क पर हल्की पीली रोशनी फैल रही थी। रमेश ने जेब से पुरानी पर्ची निकाल कर दी। मेडिकल वाला पर्ची देखकर दवाई निकालने लगा। भाई साहब, 4 दिन की दवाई दे दीजिए। कुछ देर बाद उसने दवाई काउंटर पर रख दी। लो भाई, पूरे 4 दिन की दवाई, 400 रुपए हुए। ये सुनते ही रमेश का चेहरा उतर जाता है। उसके हाथ धीरे धीरे जेब की तरफ जाते हैं। गिनने पर सिर्फ 116 रुपए निकलते हैं। भाई साहब, अभी मेरे पास इतने ही हैं। बाकी पैसे मैं 2-3 दिन में दे दूंगा। आप दवाई दे दीजिए, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। नहीं भाई, उधार में ही चलता है यहाँ। भाई साहब, मजबूरी समझिए। मेरी पत्नी कई दिनों से बुखार में है। अगर दवाई नहीं मिली तो उसकी हालत और खराब हो जाएगी। देखो भाई, मैं भी दुकान चलाता हूँ।
अगर हर किसी को उधार देने लगूं तो मेरा काम कैसे चलेगा? मेरी माँ बहुत बीमार है, आप दवाई दे दीजिए ना, पिताजी बाद में पैसे दे देंगे। मेडिकल वाला कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने 4 दिन की दवाई वापस उठाई और उसमें से 3 पत्ते निकाल लिए। अपनी पत्नी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, उसकी हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। अगर इलाज सही से नहीं हुआ ना तो बाद में बहुत देर हो सकती है। घर के अंदर हल्की सी ढिबरी जल रही थी। सीता कांपते हाथों से दवाई लेने लगी। दवाई खाने के बाद उसने रमेश की तरफ देखा। क्या बात है रमेश, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। इतने साल हो गए तुम्हारे साथ रहते हुए, अब तुम्हारा चेहरा पढ़ना सीख गई हूँ मैं। नहीं सीता, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही दिल थोड़ा दुख रहा है। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते रमेश। गरीब आदमी के हिस्से में भगवान भी बहुत देर से सुनता है सीता। सुबह का समय था। नदी किनारे हल्की धूप फैल चुकी थी। ठंडी हवा चल रही थी। इतने में अचानक दूर से कई मोटरसाइकिलों की आवाज गूंजने लगती है। ओए रमेश, लगता है तुझे हमारी बात समझ नहीं आई। भाई, सेठ जी ने 7 दिन का समय दिया था, अभी तो सिर्फ 3 दिन हुए हैं। राजू जोर जोर से हंसने लगा। उसके साथ बाकी गुंडे भी हंसने लगे। अरे बेवकूफ, ये जमीन अब हमारी है, हम जब चाहें तुझे यहाँ से भगा सकते। हमें तेरे 7 दिन से कोई मतलब नहीं। भाई रहम करो, मेरी बीवी बहुत बीमार है, छोटी बेटी है। इस ठेले के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। अगर ये भी चला गया ना तो हम भूखे मर जाएंगे। ये रोने धोने की कहानी किसी और को सुनाना, हमें बस ये जगह खाली चाहिए। भैया, हमारा ठेला मत तोड़ो, मेरी माँ की दवाई भी इसी से आती है। चुप, ज्यादा नौटंकी मत कर। बच्ची है भाई, उस पर मत चिल्लाओ। तू बहुत बोलने लगा। चलो खत्म कर दो उसका खेल, तोड़ दो ये ठेला। इतना सुनते ही सारे गुंडे ठेले पर टूट पड़े। एक गुंडे ने चूल्हे को जोर से लात मारी। कुछ ही मिनटों में रमेश का पूरा ठेला टूटकर बिखर गया। कई सालों की मेहनत मिट्टी में मिल चुकी थी। उसके बर्तन सड़क पर पड़े थे। चूल्हा टूट चुका था और सारा मटन धूल में बर्बाद हो गया था। पास खड़े लोग ये सब चुपचाप देख रहे थे। एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे रमेश के पास आई और बोली, हिम्मत रख बेटा, भगवान सब देख रहा है। क्या हिम्मत रखूं अम्मा, मेरी सालों की मेहनत पल भर में बर्बाद हो गई। मेरी बीमार पत्नी घर पर पड़ी है, छोटी बेटी मेरे सामने रो रही है और यहाँ इतने लोग खड़े थे लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। बेटा, यहाँ के लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उन गुंडों का सामना कर सकें। सेठ हरगू बहुत ताकतवर आदमी है। तो क्या गरीब आदमी हमेशा ऐसे ही कुचला जाएगा? अमीर लोग आते रहेंगे और हमारी मेहनत को रौंदते रहेंगे। पिताजी, अब माँ की दवाई कैसे आएगी? तभी अचानक दूर से पुलिस जीप की आवाज सुनाई देती है। सभी लोग सड़क की तरफ देखने लगते हैं। वो आदमी बाइक से उतरता है। आज उसके चेहरे पर गंभीरता थी। ये सब किसने किया? साहब, उन्हीं गुंडों ने जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था। मतलब हरगू ने सच में अपनी गुंडागर्दी शुरू कर दी? लेकिन साहब, आप है कौन? मेरा नाम प्रकाश है और मैं जिले का नया कलेक्टर हूँ। कलेक्टर साहब? हाँ रमेश, कल रात मैं यहाँ आम आदमी बनकर आया था क्योंकि मैं इस इलाके के लोगों की असली हालत देखना चाहता था। साहब, मुझे नहीं पता था कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। एक गरीब आदमी की मेहनत तोड़ना बहुत आसान होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पीछे कोई नहीं खड़ा, लेकिन अब मैं खड़ा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, तुरंत कार्रवाई कीजिए। ये जमीन सरकारी है। हरगू ने झूठ बोलकर गरीब लोगों को डराया है। पुलिस की जीप तेज रफ्तार से सीधा हरगू सेठ की हवेली की तरफ बढ़ रही थी। अरे इंस्पेक्टर साहब, अचानक यहाँ कैसे? हरगू, तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। सरकारी जमीन पर कब्जा करने, गरीबों को धमकाने और गुंडागर्दी करवाने के आरोप में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। अब ये बातें थाने में करना। मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो जमीन मेरी है। झूठ बोल रहे हो तुम। सारे सरकारी रिकॉर्ड हमारे पास हैं। जमीन सरकारी है और तुमने फर्जी कागज बनवाकर
गरीब लोगों को डराया। पुलिस वाले हरगू को पकड़कर जीप की तरफ ले जाने लगे। गांव के लोग ये सब देखकर हैरान थे। उधर नदी किनारे रमेश अपनी बेटी गुड्डी के साथ खड़ा था। अब हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है रमेश, आज तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ था उसका जवाब मिल गया। साहब, अगर आप नहीं आते ना तो हम बर्बाद हो जाते। नहीं रमेश, बर्बाद वो लोग होते हैं जो मेहनत छोड़ देते हैं। तुमने इतनी मुश्किलों में भी हार नहीं मानी, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। और एक जरूरी बात, मैंने तुम्हारी पत्नी सीता के इलाज के लिए शहर के बड़े सरकारी अस्पताल में बात कर ली है। तुम अपनी पत्नी को वहां ले जाओ, सरकार की तरफ से उसका पूरा इलाज मुफ्त होगा। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी गरीब इंसान को कमजोर या मामूली नहीं समझना चाहिए। गरीब आदमी भले ही पैसों से कमजोर हो, कभी कभी वही इंसान जिसे लोग छोटा समझते हैं सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। और कई बार अल्लाह भी गरीब और मेहनती लोगों की मदद किसी न किसी रूप में